एंड शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की क्लास में हम नेशनल इनकम यूनिट का पार्ट बी शुरू करेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कवर अप कर चुके हैं एंड आज की क्लास में हम पार्ट बी शुरू करेंगे जहां पे हम लोग जानेंगे नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स के बारे में। अब जरा समझेंगे बच्चों, पार्ट बी एक लेंथी पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। ये पार्ट बी एक बेसिक पार्ट है, एक बेस बनाएगा आपके पार्ट सी और पार्ट डी के लिए। तो ध्यान से इस पार्ट बी को समझेंगे। अब जैसे मैंने बोला इसमें बहुत सारे टॉपिक है, तो आज की क्लास में उन बहुत सारे टॉपिक में से एक प्यारा सा स्वीट सा सिंपल सा टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ गुड्स। जी हाँ, तो आज हम कवर अप करने वाले हैं अपने टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ गुड्स। और इस टॉपिक में हम आज कवर करेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये दोनों गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एग्जाम में अक्सर 4 नंबर एंड इवन कभी कभी 6 नंबर तक में क्वेश्चन बन जाता है। टॉपिक थोड़े लेंथी है, तो आज की वीडियो केवल इन्हीं 2 गुड्स के ऊपर होगी। अगली वीडियो में ये 3 गुड्स कवर करेंगे, ये टाइप्स ऑफ टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है भाई, समझना बात को बहुत ध्यान से। ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी गुड्स जो कि मैं यूज करता हूं या तो अपने कंजम्पशन के लिए कि भाई मुझे गुड्स कंज्यूम करनी है, मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे एंजॉयमेंट करना है, गुड्स खाई मजा आ गया बस। ऐसी कोई भी गुड्स जो या तो मैं यूज करता हूं अपने कंजम्पशन के लिए या फिर यूज करता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गुड्स को यूज करना, गुड्स को ऐसी जगह यूज करना जहां से मैं पैसा कमाऊं, जहां से मैं इनकम जनरेट करूं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कार खरीदी टैक्सी चलाने के लिए, ओला उबर के लिए मैंने कार परचेस करी, तो वो कार मेरी इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज अब उस कार से या उस टैक्सी से मैं पैसा कमाऊंगा। तो अपनी ऐसी कोई गुड्स जो या तो मैं खुद के पर्सनल यूज के लिए, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के मजे के लिए खरीदूं, तो वो कंजम्पशन वाली कैटेगरी हो गई। या फिर मैंने गुड्स खरीदी पैसा कमाने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी हो गई। ये दोनों ही टाइप से अगर मैं गुड्स परचेस करता हूं तो उसको फाइनल गुड्स कहा जाता है। यहां पे लिखा भी है, फाइनल गुड्स वो होती है जो या तो मैं अपने कंजम्पशन के लिए खरीदूंगा या फिर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदूंगा, पैसा कमाने के लिए खरीदूंगा। कंजम्पशन का मतलब भाई साहब मैंने पिज्जा खा लिया, पिज्जा क्या है मेरी फाइनल गुड्स। मैंने अपने लिए कपड़े खरीद लिए, कपड़े क्या है मेरे लिए फाइनल गुड्स। मैंने जूते खरीद लिए, वो क्या है मेरे लिए फाइनल गुड्स। ये हो गया मेरा कंजम्पशन। या फिर मान लो मैंने मशीन खरीदी, अब मैंने मशीन क्यों खरीदी? गुड्स बनाऊंगा, मार्केट में बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा। मैंने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स खरीदे, मार्केट में इसके माध्यम से गुड्स बना बना के बेचूंगा। मैंने एक किसान ने, एक फार्मर ने ट्रैक्टर परचेज किया, अब ट्रैक्टर उस फार्मर की इन्वेस्टमेंट है, वो उस ट्रैक्टर के माध्यम से खेती बाड़ी करेगा, पैसा कमाएगा, तो इन्वेस्टमेंट गुड हो गई। अब या तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदूं या फिर मैं कंजम्पशन के लिए परचेज करूं, उसको फाइनल गुड्स ही कहा जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या बोलता है, फाइनल गुड्स रेफर टू गुड्स, ये वो वस्तु है एंड सर्विसेज है दैट आर प्रोड्यूस्ड फॉर फाइनल यूज। एक बात और, आप इस गुड्स को फाइनली यूज कर रहे हैं, मतलब या तो आप इसे खुद जो है कंज्यूम करेंगे या आप इसको अपने पास रखेंगे, ये फाइनली आपके पास रहेगी। अब आप इसको आगे किसी को बेचेंगे नहीं, आप आगे किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। फाइनल यूज का मतलब है फाइनली गुड्स अब आपके पास रहेगी, आपके पास से कहीं आगे और नहीं जाएगी। अगर वो गुड्स आप किसी और को आगे बेचते हैं तो फिर वो फाइनल गुड्स नहीं रहेगी, फिर वो क्या बन जाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। तो यहां पे क्या लिखा है, ये फाइनल यूज के लिए है कि फाइनली इसको एंड में एक ही बंदा यूज करेगा। इट विल नॉट गो फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोडक्शन। हम इसको आगे ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, हम इसको आगे रीसेल नहीं करेंगे, हम इस गुड्स का आगे कुछ नहीं करेंगे। अब ये एंड में वस्तु मेरे पास रहेगी, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। एंड ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए होती है। अभी समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, अभी जब आगे बढ़ेंगे कंपैरिजन कराऊंगा इसके साथ, तब समझ में अच्छे से आएगा। अभी बस सिंपल सिंपल समझ लो, फाइनल गुड्स वो होती है जिसको फाइनली एक व्यक्ति यूज करता है, वो व्यक्ति इसको आगे ट्रांसफर नहीं करता, इसको आगे नहीं सेल करता,
ये गुड्स या तो खुद कंज्यूम करेगा अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए, या फिर वो उसको यूज करेगा फर्दर पैसा कमाने के लिए, फर्दर दूसरी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों जो अगली गुड्स होती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये गुड्स कौन सी होती है? ये गुड्स वो गुड्स होती है जिसको एक प्रोड्यूसर, क्या बोला मैंने, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर नहीं। अगर कोई वस्तु कंज्यूमर यूज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर तो उसको यूज करेगा अपने खुद के मजे के लिए, अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। अगर कोई वस्तु कंज्यूमर यूज करेगा तो अपनी इस वाली कैटेगरी में आएगी, किसमें? फाइनल गुड्स में। लेकिन प्रोड्यूसर ने कोई वस्तु यूज करी एज अ रॉ मटेरियल, मैंने क्या बोला? एज अ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की तरह, तो वो वस्तुएं, वो गुड्स एंड सर्विस जिनका यूज हम इनपुट के रूप में, इनपुट का मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल, तो वो वस्तुएं जिनका यूज हम एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं ताकि हम दूसरी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर सके। तो रॉ मटेरियल वाली सारी की सारी वस्तुएं इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल आटा बनाने के लिए मैंने गेहूं खरीदा, तो गेहूं क्या हो गया? रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स। चीनी बनाने के लिए मैंने शुगर केन परचेस करी, गन्ना, तो शुगर केन, गन्ना क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। प्रोडक्शन करने में हमने कोयले का प्रयोग किया, तो कोयला क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। तो ऐसी वस्तुएं जिसका यूज आप एज ए रॉ मटेरियल की तरह करेंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। इसके अलावा ऐसी वस्तुएं जिसको मैं रॉ मटेरियल के अलावा बॉट फॉर रीसेल, मैंने वस्तु खरीदी आगे बेचने के लिए, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में ही आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मोबाइल खरीदा, अगर मोबाइल मैं अपने खुद के लिए खरीदता हूं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, तो हो गई वो फाइनल गुड्स, बिकॉज वो अपने खुद के लिए खरीदी, अपने कंजम्पशन के लिए खरीदी, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदी, तो क्या हो गई वो? तो हो गई वो फाइनल गुड्स, कंजम्पशन पर्पस। लेकिन मैंने मोबाइल फोन खरीदा आगे बेचने के लिए, मेरी मोबाइल शॉप की दुकान है, मेरी एक शॉप है, मैं मोबाइल डीलर हूं, मैं मोबाइल खरीद के लाता हूं एंड आगे बेचता हूं। अगर कोई वस्तु हम खरीदते हैं आगे रीसेल करने के लिए, आगे बेचने के लिए, तो वो भी किसके अंदर आएगा? वो भी इंटरमीडिएट गुड्स में ही आएगा। समझ में आ गया? तो थोड़ा थोड़ा बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा। फाइनल गुड्स कौन सी होती है जिसको हम लोग परचेज करते हैं या तो खुद के कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है जिसको हम परचेज करते हैं या तो एज अ रॉ मटेरियल या फिर एज अ पर्पस फॉर रीसेल। समझ में आ गया? अब आपको डिटेल में समझना है, अच्छे से समझना है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, आइए डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या लिखा है? पर्पस। फाइनल गुड्स का पर्पस क्या है? या तो मैं इसे खुद कंज्यूम करूंगा अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, भाई कंजम्पशन का मतलब है खुद के लिए गुड्स यूज करी, अपने मजे के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए गुड्स यूज करी। या फिर इन्वेस्टमेंट का मतलब है वो गुड्स मैंने यूज करी आगे पैसा कमाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, वो गुड्स मैंने खरीदी आगे प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, ये दोनों किस में आएगी? फाइनल में। लेकिन अगर मैं कोई गुड्स परचेस करता हूं एज अ कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल, या फिर आगे रीसेल बेचने के लिए, तो क्या बोलूंगा उसको? तो बोलूंगा उसको इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स को यूज कौन करता है? अगर आप कंजम्पशन करेंगे तो इसको कंज्यूमर यूज करेगा। अगर मैंने पिज्जा खरीदा अपने खाने के लिए तो मैं क्या हो गया? कंज्यूमर, और ये मेरा हो गया कंजम्पशन पर्पस। बट जो इन्वेस्टमेंट है बच्चों, इन्वेस्टमेंट करता है प्रोड्यूसर। समझना बात को बहुत ध्यान से। पैसा कौन कमाता है? प्रोड्यूसर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर। कंज्यूमर का काम केवल कंजम्पशन करना है, खाना पीना है, ठूसना है। प्रोड्यूसर का काम है पैसा कमाना। अब जरा यहां पे बात समझना, अगर कोई प्रोड्यूसर मशीन लेके आता है वस्तु बनाने के लिए, तो वो मशीन को इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, और वो इन्वेस्टमेंट क्या है? फाइनल गुड्स। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर, क्योंकि देखो इंटरमीडिएट गुड्स को भी प्रोड्यूसर यूज करता है, लेकिन ओनली प्रोड्यूसर। अब अगर कोई प्रोड्यूसर
कच्चा माल लाता है तो बन जाएगी वो इंटरमीडिएट गुड्स। अगर कोई प्रोड्यूसर वस्तु लाता है आगे बेचने के लिए तो बन जाएगी वो इंटरमीडिएट गुड्स। जरा समझो, प्रोड्यूसर यहां पर भी है और प्रोड्यूसर वहां पर भी है, लेकिन प्रोड्यूसर वस्तु ला कौन सी रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर प्रोड्यूसर मशीन लाता है, समझ में आ गया, टूल्स इक्विपमेंट लाता है, प्रोडक्शन करने के लिए जमीन खरीदता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट में मतलब सिंपल मैं कहना चाहूं तो इन्वेस्टमेंट में वो वस्तु होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं लगातार बार बार लंबे समय के लिए। हम कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को लगातार बार बार यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज किया तो खत्म हो जाता है। इन्वेस्टमेंट में वो वस्तु आती है जो प्रोड्यूसर ने परचेज करी लगातार बार बार यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने टैक्सी परचेज करी तो टैक्सी एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में आएगा। टैक्सी को मैं लगातार बार बार यूज करूंगा, समझ में आ गया। लेकिन मैंने कच्चा माल परचेज किया तो कच्चा माल इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा, क्योंकि मैं इसको लगातार बार बार यूज नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। मैंने मशीन खरीदी तो मशीन एक इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी है, फाइनल गुड्स। लेकिन मान लो मैंने एक मशीन खरीदी आगे बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, तो क्या बन जाएगी वो इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू एडिशन। अब मैंने बोला फाइनल गुड्स केवल आपके पास रहती है, आप इसको आगे बेचते नहीं हो, आप इसको आगे ट्रांसफर नहीं करते हो। एंड जब मुझे आगे बेचना नहीं है, जब मुझे आगे ट्रांसफर करना नहीं है, तो उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती, तो नो वैल्यू एडिशन। अरे वैल्यू किसी चीज में ऐड कब होती है? जब मैं उसे आगे बेचूंगा। मैं 10,000 का मोबाइल फोन लाया तो मैं उसको कितने बेचूंगा आगे? 11,000 में, 12,000 में, 2,000 एक्स्ट्रा में बेचूंगा, वैल्यू ऐड करूंगा। तो वैल्यू ऐड तब होगी जब मैं रीसेल करूंगा। मैं इसको रीसेल नहीं करता, इसको अपने ही पास रखता हूं, तो कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। इट इज रेडी फॉर यूज, इसको अपने पास रखूंगा, यूज करूंगा। जबकि यहां पे वैल्यू ऐड होती है, क्यों? क्योंकि यहां पे वस्तु को मैं रीसेल करता हूं। जब मैं रीसेल करूंगा, आगे बेचूंगा, तो वैल्यू ऐड करूंगा। या जब मैं प्रोडक्शन करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं कच्चे माल से प्रोडक्शन करूंगा तो वैल्यू ऐड करूंगा। मैं कच्चा माल लाया 100 रुपए का, अब मैंने उसकी वस्तु बनाई, क्या वो भी मैं 100 में बेचूंगा? नहीं। कच्चा माल 100 रुपए का लाया, उसकी मैंने वस्तु बनाई, तो उस वस्तु को मैं 150 का, 200 का बेचूंगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऐड होती है, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। आगे बोलता है प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब आप लोग फैक्ट्री मान लो। अब ये जो फाइनल गुड्स है ये पूरी बन चुकी होती है, एंड जब पूरी बन जाती है इसको फैक्ट्री से बाहर कर देते हैं, तो इट इज आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। यह प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होती है। लेकिन ये वस्तु अब तक बनी नहीं है, ये रॉ मटेरियल में है, ये फिर अब तक सेल नहीं हुई है, इसको मैं सेल करूंगा। तो ये वस्तु मेरी फैक्ट्री में रहती है, अब तक बनी नहीं है, कच्चा माल है, या फिर मेरी दुकान में है, अब तक उसको मैंने बेचा नहीं है। अब दुकान बोलूं या फैक्ट्री बोलूं, उसको प्रोडक्शन बाउंड्री कहा जाएगा। तो ये वस्तु जो है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होती है। अब तक ये कच्चा माल के रूप में है, या फिर अब तक इसको मैंने बेचा नहीं है, आगे बेचूंगा, तो इट इज इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। उसके बाद फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में शामिल किया जाता है। फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम में शामिल करते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में शामिल किया नहीं जाता। समझ में आ गया? जो वस्तु अभी पूरी बनी नहीं है तो उसको शामिल करने का बेनिफिट क्या है? जो वस्तु पूरी बन चुकी है हम उसको शामिल करेंगे। उसके बाद आगे टाइम फ्रेम समझना। टाइम फ्रेम फाइनल गुड्स बच्चों वो होती है जो सेम ईयर, मतलब एक साल, जिस साल मैंने खरीदी उस साल की बात कर रहा हूं। तो फाइनल गुड्स वो होती है जो सेम ईयर या फिर एक साल के अंदर पूरी यूज हो भी सकती है एंड मे नॉट बी, नहीं भी हो सकती। ये वस्तुएं एक साल के अंदर यूज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं पिज्जा लेके आया, अब पिज्जा तो मैं एक बार में खा जाऊंगा, एक साल तक कहां चलेगा पिज्जा? तो एक साल में यूज हो भी गई। लेकिन मान लो मैं टैक्सी लेकर आया, कार लेकर आया, अब कार तो एक साल से ऊपर चलेगी ना, तो ये वस्तुएं एक साल में यूज हो भी जाती है एंड एक साल में यूज नहीं भी हो पाती। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स वो होती है जिसे एक साल में, सेम ईयर में पूरा का पूरा यूज हो ही जाना चाहिए।
ये वस्तुएं 1 साल के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। अगर मैं कोई कच्चा माल लाया तो वो 1 साल में फिनिश हो जाना चाहिए। अगर कोई वस्तु मैं बेचने के लिए लाया तो वो 1 साल में रीसेल हो जानी चाहिए। अगर समझना बात को बहुत ध्यान से, अगर वो वस्तु मैं 1 साल में नहीं बेच पाया या 1 साल में मैं उस कच्चे माल को फिनिश नहीं कर पाया, समझना 1 साल से ऊपर टाइम हो गया, तो वो वस्तु ऑटोमेटिकली अपने आप ही फाइनल गुड्स बन जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स को 1 साल में खत्म कर लेना है। अगर 1 साल में खत्म नहीं हो पाती तो 1 साल के बाद ये फाइनल गुड्स वाली कैटेगरी में शामिल हो जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और लास्ट में कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड, जब भी वर्ड मिले हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड का मतलब मैंने बता रखा है। इसका मतलब क्या होता है जी, कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर कंजम्पशन करता है। अगर मिल्क खरीदा हाउस होल्ड ने अपने कंजम्पशन के लिए, अपने खुद के पीने के लिए, तो कौन सी गुड्स है, वो फाइनल गुड्स है। क्यों भैया, कंजम्पशन हो रहा है ना। लेकिन सुनो सुनो सुनो, अगर दूध खरीदा आगे एक मिठाई की दुकान ने मिठाई बनाने के लिए, या दूध आगे बेचने के लिए मिठाई बनाऊंगा तो कच्चा माल है, दूध आगे बेचूंगा तो रीसेल है। तो कच्चे माल के पर्पस से परचेस करी या रीसेल के पर्पस से परचेस करी तो क्या बन जाएगी, वो इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ गया। तो होपफुली आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंशिएट क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ओके, अब मैं आपको इनको थोड़ा और अच्छे से करूंगा क्लियर, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट हमारे सामने क्या आ रहा है, यह बोलता है कोई भी वस्तु, समझना बात को बहुत ध्यान से नालायकों, कोई भी वस्तु बचपन से, इट मींस स्टार्टिंग से फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं होती। वो वस्तु के यूज पे डिपेंड करता है वो वस्तु फाइनल है या इंटरमीडिएट है। एग्जाम्पल के तौर पर समझना बच्चों, आपने देखा होगा सिलाई मशीन होती है, स्विंग मशीन। तो एक स्विंग मशीन है, सिलाई मशीन है मान लो। अब एक व्यक्ति सिलाई मशीन अपने घर में खुद के यूज के लिए लाता है कि घर में कुछ पर्दे वगैरह फट गए, कुछ कपड़ा वगैरह फट गए, सिलाई मशीन से सिल के वापस पहन लिए। अब वो सिलाई मशीन घर में खुद के यूज के लिए लाई गई, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए लाई गई, तो सिलाई मशीन वो कंजम्पशन पर्पस वाली कैटेगरी में आ गई, क्योंकि आप उसका यूज खुद के लिए कर रहे हैं। अब वो कंजम्पशन पर्पस वाली कैटेगरी में आ गई तो उस सिलाई मशीन को मैं क्या बोलूंगा, फाइनल गुड्स, बिकॉज वो कंजम्पशन वाली कैटेगरी में आ गई। ओके, अब एक सिलाई मशीन एक बंदा लाता है अपनी दुकान के लिए, उसकी दुकान है टेलर की, वो सिलाई मशीन लाता है, कपड़े बना बना के बेचता है। अब वो सिलाई मशीन उसके खुद के पर्सनल यूज के लिए नहीं है, वो सिलाई मशीन पैसा कमाने के लिए है, वो सिलाई मशीन जो है प्रोडक्शन करने के लिए है, और वो लगातार बार बार यूज होगी। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा इन्वेस्टमेंट। क्या बोलूंगा उसको मैं, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज करूं तब भी क्या बोलूंगा उसको मैं, फाइनल गुड्स बोलूंगा। तो अगर सिलाई मशीन मैं घर के लिए ले आऊं तब भी फाइनल गुड्स, अगर सिलाई मशीन मैंने कपड़े बना के बेचने के लिए परचेस करी तब भी फाइनल गुड्स। लेकिन मैं सिलाई मशीन लाया, अपनी दुकान पे रखी, आगे बेचने के लिए, सिलाई मशीन को मैं आगे बेचूंगा, रीसेल करूंगा, तो अब क्या बन गई वो, अब बन गई वो इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज रीसेल पर्पस हो गया। तो है तो एक ही सिलाई मशीन बट उसके यूज अलग अलग है। समझ में आ गया। तो कोई वस्तु स्टार्टिंग से इंटरमीडिएट या फाइनल नहीं होती, वो वस्तु के यूज पे डिपेंड करता है। वो लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट इनटू इंटरमीडिएट और फाइनल गुड डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट इटसेल्फ, कि वस्तु के खुद पे निर्भर नहीं करता वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है। इट डिपेंड्स अपॉन अल्टीमेट यूज ऑफ द प्रोडक्ट, वो वस्तु के यूज पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल दिया है कार का, कि अगर एक कार आप लेके आते हैं सेल करने के लिए, कि मैं शोरूम में एक कार लाया, ये शोरूम है, यहाँ पे मैंने कार रखी सेल करने के लिए, तो क्या बोलूंगा उसको मैं, इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन अगर हम कार खरीदते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति कार खरीदता है अपने पर्सनल यूज के लिए, कि भैया घूमने जाएगा, मजे करेगा, तो क्या बोलूंगा उसको मैं, तो उसको बोलूंगा मैं फाइनल गुड्स। क्यों, ये उसका कंजम्पशन पर्पस है। बट अगर कार परचेज की गई
एक टैक्सी ड्राइवर ने कार परचेज करी, भाई क्यों? पैसा कमाएगा, अपना उससे आगे लोग घुमाएगा, पैसे कमाएगा, तो भी उसको क्या माना जाएगा? फाइनल गुड्स। लेकिन इस बार पर्पस क्या है जी? यह है इन्वेस्टमेंट पर्पस। होपफुली समझ में आ गया होगा। यह था इंपॉर्टेंट नोट 1 कि कोई वस्तु स्टार्टिंग से इंटरमीडिएट या फाइनल नहीं होती, वो वस्तु के यूज पे डिपेंड करता है। ओके। इंपॉर्टेंट नोट 2, ये जो हम डिफरेंशिएट वाली बात कर रहे थे, जब डिफरेंस में एक पॉइंट आया था, मैंने कहा था कि वस्तु 1 साल में यूज हो जानी चाहिए तो इंटरमीडिएट रहेगी, लेकिन वस्तु को 1 साल से ऊपर हो जाए तो आप उसको इंटरमीडिएट से हटा के फाइनल गुड्स की कैटेगरी में डाल देंगे। जरा समझना एग्जांपल को बहुत ध्यान से। क्या लिखा हेडिंग? गुड्स कंप्लीटली यूज्ड अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स। अगर गुड्स सेम ईयर मतलब 1 साल, एक ही साल में कंप्लीटली पूरी यूज हो जाती है तो उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाएगा। क्या लिखा है जी? इट शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड दैट इंटरमीडिएट गुड्स जो है कंप्लीटली पूरी तरह यूज हो जानी चाहिए विद इन द सेम ईयर, एक ही साल के अंदर। ठीक है, चाहे प्रोडक्शन करो तो भी, चाहे रीसेल करो तो भी। आप उसको बेचने लाए हो तो 1 साल के अंदर बेच दो, आप उसको एज ए कच्चा माल यूज करोगे तो 1 साल के अंदर यूज कर लो, तो क्या बोलेंगे उसको? इंटरमीडिएट। लेकिन इफ गुड्स आर नॉट यूज अप विद इन द सेम ईयर, बट 1 साल में गुड्स पूरी यूज नहीं हो पाती है, वो अनयूज्ड, कच्चा माल अनयूज रह गया या फिर अनसोल्ड, आप उस वस्तु को आगे रीसेल नहीं कर पाए, 1 साल हो गया, वो गुड्स या तो अनयूज्ड है या फिर अनसोल्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिर फाइनल गुड्स वाली कैटेगरी में डाल लेंगे। क्यों डाल लेंगे? बिकॉज फिर वो वस्तु अब इंटरमीडिएट नहीं रहेगी, उस वस्तु को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का नाम दिया जाएगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये आपको आगे चलेगा पता, बस समझ लो। उस वस्तु को इंटरमीडिएट की कैटेगरी से हटा के इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और कौन सी इन्वेस्टमेंट? उस इन्वेस्टमेंट का नाम क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। ये आगे डिटेल में आएगा, अब इतना समझ लो। अब क्योंकि मैंने उसको इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डाल दिया, और इन्वेस्टमेंट वाली गुड्स, इन्वेस्टमेंट पर्पस वाली गुड्स कौन सी होती है जी? वो होती है हमारी फाइनल गुड्स। समझ में आ गया? तो 1 साल में यूज कर लो, 1 साल से ऊपर जाओगे तो इन्वेस्टमेंट बन जाओगे, इन्वेस्टमेंट बन जाओगे तो फाइनल गुड्स कहलाओगे। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखते हैं। एक फर्म ने, ये एक फैक्ट्री ने मान लो पेपर परचेज किया, कितने का जी? 50,000 रुपए का पेपर परचेज किया 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। अब सपोज कीजिए कि केवल 40,000 का पेपर ही एक्चुअल में यूज हो पाया 2023-24 में। अब 2000 देखो, पेपर नॉर्मली क्या होता है आपको पता है? रजिस्टर बनाने के लिए, बुक्स बनाने के लिए पेपर नॉर्मली रॉ मटेरियल, कच्चा माल होता है, जिसको मैं क्या बोलूंगा? इंटरमीडिएट गुड्स बोलूंगा। तो 2023-24 में 50,000 का पेपर खरीदा, 40,000 का यूज हुआ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज वो उसी साल में यूज हो गया। और जो वस्तु उसी सेम ईयर में यूज हो जाए उसे क्या बोलूंगा? इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन 10,000 रुपए का जो पेपर था, जो बच गया था, वो हुआ क्या? वो अनयूज्ड रह गया, उसको यूज नहीं कर पाए एंड कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट ईयर, और वह पेपर अगले साल में चला गया, 2024-25 में चला गया। 23-24 में केवल 40,000 का यूज किया, 10,000 का अनयूज रह गया, जो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो गया। अब इस 10,000 के पेपर को मैं क्या बोलूंगा जी? इसको बोला जाएगा फाइनल गुड्स। क्यों बोलूंगा? क्योंकि अब मैं इसे क्या मानूंगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? फाइनल गुड्स होती है। समझ में आ गया? ये था इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 3 पे आते हैं। ओके, एक मिनट, उससे पहले कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको बताना है कि ये जो एग्जाम्पल है ये फाइनल गुड्स के एग्जाम्पल है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जाम्पल है, ताकि थोड़ा चीजें क्लियर हो जाए। फिर आएंगे नोट नंबर 3 पे। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने डीजल परचेज किया अपने व्हीकल को चलाने के लिए। अब बताओ, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी अगर डीजल, पेट्रोल खरीदती है तो कौन सी गुड्स है? सबसे पहले ये देखो वो डीजल या पेट्रोल
सबसे पहले ये चेक करो क्या पर्सनल यूज के लिए है। अगर पर्सनल यूज के लिए है तो वो कंजम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा। कंजम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा तो अपने आप ही क्या बन जाएगा, वो फाइनल गुड्स बन जाएगा। लेकिन 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 अगर वो प्रोड्यूसर यूज करता है तो उसमें दो केस बन जाते हैं। अगर प्रोड्यूसर यूज करता है इन्वेस्टमेंट के नाम पे तो क्या है वो फाइनल गुड्स। और अगर प्रोड्यूसर यूज करता है, आप समझो आप क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं, अगर गुड्स को कंज्यूमर यूज करता है तो वो अपने आप में क्या है जी, फाइनल गुड्स है। बट अगर गुड्स को प्रोड्यूसर यूज करता है तो यहां पे दो केस बन जाते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के नाम पे यूज किया तो क्या है वो फाइनल है। बट प्रोड्यूसर ने यूज किया एज अ रॉ मटेरियल या फिर रीसेल के लिए तो क्या बन जाएगी, वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगी। तो पहले देखो क्या लिखा है जी, यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट कंपनी। भाई कंपनी ने खरीदा तो कंपनी क्या होती है जी, कंपनी होती है प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर है, अब देखो वो जो डीजल है वो इन्वेस्टमेंट के लिए है या रॉ मटेरियल के लिए है। तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट तो 1 साल से ऊपर वाली होती है और डीजल क्या होता है, डीजल 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। भाई 1 साल क्या, आपने डलवाया डीजल 2 दिन 3 दिन चलेगा एंड खत्म हो जाएगा। क्या डीजल 1 साल तक चलता है, क्या नहीं चलता, समझ में आ गया। तो 1 साल तक नहीं चलेगा तो वो क्या बन गया आपका इंटरमीडिएट। याद रखना इन्वेस्टमेंट गुड्स जो होती है, इन्वेस्टमेंट पर्पस वाली जो होती है, उसका टाइम पीरियड 1 साल से ऊपर होता है। मैंने कोई मशीन खरीदी 1 साल से ऊपर चलेगी, मैंने टैक्सी खरीदी 1 साल से ऊपर चलेगी, मैंने टूल्स खरीदे, टूल्स इक्विपमेंट भी 1 साल से ऊपर चलेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। बट मैंने प्रोड्यूसर ने कोई ऐसी वस्तु खरीदी जो 1 साल से कम चलेगी तो किस में आएगा वो, तो आपका आएगा वो इंटरमीडिएट वाली कैटेगरी में। समझ में आ गया। अब डीजल है, ये तो विद इन द सेम ईयर लिखा है ना, जो डीजल है वो तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा सेम ईयर में, एक ही साल में। तो मैं क्या बोलूंगा उसको, तो उसको इंटरमीडिएट गुड्स ही कहा जाएगा। समझ में आ गया। ओके, अगला चॉक एंड डस्टर यूज इन अ स्कूल। अब स्कूल क्या है भाई, स्कूल भी एक प्रकार का प्रोड्यूसर होता है, ये भी जो है एजुकेशन सर्विस क्रिएट करता है। तो स्कूल क्या है जी, स्कूल भी एक प्रकार का प्रोड्यूसर है। अब वही प्रोड्यूसर है, अब चेक करो चॉक एंड डस्टर इन्वेस्टमेंट है या फिर इंटरमीडिएट वाली कैटेगरी में आएगा। अब चॉक एंड डस्टर बहुत से बच्चों को लगता है भैया डस्टर तो जो है बार बार यूज होता है, ठीक है, डस्टर तो स्कूल के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, हम इसको बार बार यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, और इन्वेस्टमेंट हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, फाइनल गुड्स बोलेंगे। गलत, गलत जवाब। डस्टर मैंने ठीक है बार बार यूज होता है, लेकिन क्या डस्टर 1 साल से ऊपर चल पाएगा, इन्वेस्टमेंट उसी को बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट उसी को बोलूंगा जो 1 साल से ऊपर चले। डस्टर और चॉक विद इन द सेम ईयर, एक ही साल में खत्म हो जाएंगे। एंड कोई भी प्रोडक्शन में यूज होने वाली ऐसी वस्तु जो 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाए उसको इंटरमीडिएट बोला जाएगा, और 1 साल से ऊपर चले उसको क्या बोलूंगा, फाइनल बोलूंगा। वही बोल रहा है जो चॉक एंड डस्टर है वो तो कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा सेम ईयर, 1 साल के अंदर, तो इसको भी फिर हम इंटरमीडिएट गुड्स ही कहेंगे। तो डीजल हो, पेट्रोल हो। अच्छा एग्जांपल देखो, मैंने बोला कोयला, बताओ कोयला किस में आएगा जी, कोयला भी इंटरमीडिएट में आएगा। कोयला भी 1 साल में एक ही बार यूज करने में खत्म हो जाता है, ठीक है। पेट्रोल, पेट्रोल किस में आएगा जी, पेट्रोल भी इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, अब देखा जाए भाई बिजली भी तो लगातार बार बार यूज हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो बिजली है, कोयला है, पेट्रोल है, ये तो है नहीं कि बिजली हम लोग स्टोर कर लेते हैं एंड 1 साल से ऊपर चलती रहती है, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी भी आप जैसे जैसे यूज कर रहे हो खत्म हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल है, कोयला है, एक्सेट्रा, ये सारा का सारा क्या है जी, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्योंकि ये कोयला, पेट्रोल, बिजली, डीजल 1 साल से ऊपर नहीं चलते, ये लगातार बार बार खत्म होते रहते हैं। चॉक एंड डस्टर भी स्कूल में 1 साल तक नहीं चलता, 1 महीने में डस्टर चेंज हो जाता है, चौक लगातार साथ साथ खत्म होती रहती है। तो इसको भी इंटरमीडिएट की कैटेगरी में ही डाला जाएगा। लेकिन अगर कोई वस्तु प्रोडक्शन में यूज हो रही है और 1 साल से ऊपर चल गई, मशीन है, जमीन, यस जमीन, लैंड है, ठीक है, मशीन है, टूल्स है, इक्विपमेंट है, वो 1 साल से ऊपर चलते हैं, उसे क्या बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट बोलूंगा, उसको फाइनल गुड्स की कैटेगरी में डाला जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 3,
व्हेन फर्म चार्जेस देयर एक्सपेंडिचर फ्रॉम कस्टमर या फिर कंज्यूमर देन इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। जब कोई फर्म खर्चा करती है एंड वो खर्चा फर्म अपनी जेब से ना पे करके अपने कस्टमर से वसूलती है, अपने कस्टमर से चार्ज करती है, तो उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाएगा। समझ में नहीं आया? जब कोई फर्म खर्चा करती है एंड खर्चा अपनी पॉकेट से पे ना करके कस्टमर से चार्ज करती है इनडायरेक्टली, तो उसे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या फिर इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। एक बार एग्जांपल देखो, मैं पानी पी रहा हूं, फिर पढ़ते हैं। चलिए देखो एग्जांपल देखो, पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर एंगेज्ड बाय अ फर्म। एक फर्म ने लॉयर हायर किया, भाई फर्म के ऊपर कोई केस चल रहा होगा, अब उस फर्म ने लॉयर हायर किया और अब लॉयर की जो फीस है वो फर्म का मालिक अपनी जेब से नहीं देगा। जो फर्म की जो लॉयर की फीस है वो फर्म का मालिक कहीं ना कहीं कस्टमर से ही चार्ज करेगा। वो फर्म के ऊपर केस चल रहा है तो मालिक अपनी जेब से फीस पे नहीं करेगा। हाँ, अगर मालिक के ऊपर केस चल रहा होता, डाइवोर्स केस चल रहा है, लॉयर हायर किया मैंने, ठीक है, या मुझसे कोई एक्सीडेंट हो गया, लॉयर हायर किया मैंने, तो अपना जो मेरा पर्सनल केस, डाइवोर्स केस है, लॉयर केस है, उसकी फीस मैं अपनी जेब से पे करूंगा। तो वो मेरा हो जाएगा कंजम्पशन वाला पर्पस, कि वो मैं खुद, देखो अगर मैं खुद से, मेरे खुद पे कोई खर्चा आ रहा है, मैं खुद पर कोई खर्चा कर रहा हूं, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। लेकिन यहां पे खुद पे नहीं कर रहा, यहां पे फर्म पे खर्चा हो रहा है, तो मैं अपनी जेब से क्यों पे करूंगा, फर्म पे करेगी। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन्होंने अक्सर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कॉमर्स के अंदर, बिजनेसमैन अलग होता है एंड बिजनेस अलग होता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा। फर्म का खर्चा है वो फर्म अपनी जेब से पे करेगी, वो फर्म कस्टमर से चार्ज करेगी, मालिक उसको अपनी जेब से नहीं देगा। तो फर्म का जो लॉयर हायर किया, तो लॉयर वाला खर्चा फर्म अपने कस्टमर से ही इनडायरेक्टली वसूलेगी, दैट इज इंटरमीडिएट खर्चा। ऐसे ही एक फर्म ने चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया एंड उसको फीस पे करी, तो मालिक अपनी जेब से पे नहीं करेगा, ये फर्म का खर्चा है, कस्टमर से वसूला जाएगा, मालिक अपनी पॉकेट से पे नहीं करेगा। और जब कस्टमर से वसूला जाएगा तब भी क्या बन गया हमारा, ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल देखो, भाई मारुति कंपनी है, अब मारुति कंपनी कार बनाती है मान लो, और वो कार में लगते हैं टायर। अब मारुति कंपनी पूरी कार खुद बनाती है, लेकिन टायर वो एमआरएफ से परचेज करती है। एमआरएफ जानते हो, एमआरएफ एक बहुत बड़ी रबड़ कंपनी है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, मद्रास रबड़ फैक्ट्री, फुल फॉर्म एमआरएफ की। तो मारुति ने एमआरएफ से टायर परचेज किया। अब जब मारुति पूरी कार बेचेगी तो ऑब्वियस ही बात है, जो टायर का पैसा है वो तो कस्टमर से लिया जाएगा। जब मैं मारुति कंपनी का मालिक हूँ, जब मैं कार बेचूंगा तो जो एमआरएफ के टायर पे खर्चा हुआ क्या अपनी जेब से दूंगा, जो कस्टमर कार परचेस करे कस्टमर से ही उस टायर का पैसा भी लिया जाएगा, पूरी कार की कॉस्ट में उस टायर का पैसा भी शामिल होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन इंजन ऑयल बाय कार सर्विस स्टेशन। भाई मान लो मेरा गैरेज है, मैं लोगों की कार सर्विस करता हूं। अब जब हम अक्सर कार सर्विस करते हैं तो आपको पता होगा कार और बाइक में सर्विस के टाइम पे इंजन ऑयल डालते हैं। मैं बाइक सर्विस करता हूं, मैं कार सर्विस करता हूं, अब बाइक सर्विस में, कार सर्विस में मैंने इंजन ऑयल डाला। अब क्या इंजन ऑयल का पैसा मैं अपनी जेब से पे करूंगा? अरे जिस व्यक्ति की मैं कार सर्विस कर रहा हूं, जिस व्यक्ति की मैं बाइक सर्विस कर रहा हूं, उससे बोलूंगा भाई इंजन ऑयल का पैसा दो, मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा। तो वो पैसा भी मैंने कस्टमर से चार्ज किया, दैट इज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ऐसे ही एंटरटेनमेंट अलाउंस टू एन एम्प्लॉय फॉर एंटरटेनिंग बिजनेस गेस्ट। जरा समझना बात को बहुत ध्यान से। भाई मेरी कंपनी है, मेरी क्या है, कंपनी है। अब मेरी कंपनी में बाहर से कोई गेस्ट आने वाले हैं। अब उन गेस्ट को एंटरटेनमेंट के लिए, उनके थोड़े मनोरंजन के लिए, खाने पीने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं मीटिंग में था, मेरे को 2 घंटे लेट हो जाता, तो मैंने उन गेस्टों के लिए खाने पीने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ सामान मंगा दिया। अब क्या मालिक वो पैसा अपनी जेब से देगा उन गेस्ट के लिए? नहीं, वो मालिक जो है वो पैसा अपनी जेब से पे नहीं करेगा। वो कंपनी जो है वो पैसा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने कस्टमर से वसूलेगी, अपने कस्टमर से उस पैसे को चार्ज करेगी गेस्ट की एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये पैसा भी मालिक अपनी जेब से नहीं देगा। ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हो गया इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय अ फर्म,
एक कंपनी है, कंपनी प्रोडक्शन करती है, उसका बिजली का बिल आया। अब कंपनी बिजली का बिल अपनी जेब से पे नहीं करेगी, जो कस्टमर को वस्तु बेच रही है, कस्टमर की वस्तु में ही उस बिजली के बिल का अमाउंट भी शामिल होगा, वो कस्टमर से ही वस्तु के प्राइस में वसूला जाएगा। ये भी मेरा क्या हो गया, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ बिजली बाय अ स्कूल, एक स्कूल ने बिजली का बिल पे करा, तो स्कूल जो बिजली का बिल पे करेगी वो बिजली कहीं ना कहीं बच्चों की फीस में से निकाली जाएगी। परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्स बाय हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ने अपने नर्सेस के लिए यूनिफॉर्म परचेज करी, यूनिफॉर्म का पैसा हॉस्पिटल कहीं ना कहीं पेशेंट के खर्चों में से ही निकालेगा, मालिक अपनी जेब से यूनिफॉर्म का पैसा नहीं देगा। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट बाय अ फर्म, एक फर्म ने एडवर्टीजमेंट करवाया, एडवर्टीजमेंट का पैसा भी फर्म कस्टमर से वसूलेगी, मालिक अपनी जेब से क्यों पे करेगा। जो हम गुड्स एंड सर्विस बेचते हैं तो गुड्स एंड सर्विस का जो प्राइस होता है उसी प्राइस में सब शामिल होता है, ये एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा, ट्रांसपोर्ट वाला खर्चा, ये बिजली वाला खर्चा, सब हम गुड्स के प्राइस में शामिल करते हैं। तो जो भी खर्चे मालिक अपनी जेब से पे नहीं करता, कहीं ना कहीं कस्टमर से ही चार्ज करता है, उसको भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ठीक है जी, होपफुली समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट नोट नंबर 4। अब ये क्या बोलता है जरा समझ लो उसको भी। ये जितने भी देखो, ये आप जब बुक से पढ़ोगे ना तो इतनी सारी बातें आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बता रहा हूं कि किस कैटेगरी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 10 साल के एक्सपीरियंस से सामने आया है फाइनल एंड इंटरमीडिएट में कितनी सारी बातें एग्जाम में बन सकती है। आपके बुक में क्या मिलेगा, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग मिल जाएगा एंड उनमें डिफरेंस मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट नहीं मिलेंगे, ये मैं पर्सनली अपने पास से अपने एक्सपीरियंसेस से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, एंड देखना इनके बाहर फाइनल और इंटरमीडिएट में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट नंबर 4 समझेंगे। देखो बच्चों, एक होता है मेंटेनेंस वाला खर्चा और बच्चों एक होता है इंप्रूवमेंट वाला खर्चा, या फिर क्या बोलते हैं उसको, अपग्रेडेशन वाला खर्चा। देखो मेंटेनेंस क्या होता है एंड इंप्रूवमेंट क्या होता है। मेरे पास कोई चीज, मान लो बाइक है या कार, मान लो मैं अपनी कार लेके आया, अब कार लेके आया मैं, अब उस कार को मेंटेन करने में खर्चा होता है। मान लो कार लाया था, अब कार की हेडलाइट फूट गई, 4 लाख की मान लो कार लाया था, 4 लाख की नहीं 10 लाख की, मान लो 10 लाख की मैं कार लाया था। अब मेरी कार की हेडलाइट फूट गई तो मैंने उस हेडलाइट को वापस से नया डलवा लिया, तो कार मैंने मेंटेन करी। मेंटेनेंस में क्या होता है, जितनी की वो वैल्यू थी उतने की रहती है वैल्यू। 10 लाख की मैं कार लाया था, शीशा फूट गया, डलवा लिया मैंने, अब वो कार वापस से 10 लाख रुपए की हो गई, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। अब दूसरा एग्जांपल देखो, 10 लाख की मैं कार लाया था, मैं कार अपने घर पे ना लाके सीधे उसको मॉडिफाई करवाने चला गया। मैंने उस कार में नए टायर लगवा दिए, मैंने कार में सनरूफ लगवा दिया, मैंने कार में कैमरा लगवा दिया, मैंने कार में लगवा दिए बड़े बड़े स्पीकर लगवा दिए। 10 लाख की कार थी, मैंने 3 लाख रुपए ऊपर से और खर्च किए और मैंने कार को मॉडिफाई करवा दिया। अब कार की वैल्यू हो गई 13 लाख रुपीस, 13 लाख रुपए। दैट इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट या अपग्रेडेशन। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है वैल्यू का बढ़ जाना, जबकि मेंटेनेंस का मतलब होता है वैल्यू को मेंटेन रखना। फॉर एग्जांपल, मेरा रूम है, उस रूम में मैंने व्हाइट वॉश करवाया, अब व्हाइट वॉश करवाने से रूम की वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी, रूम मेरा वापस से पहले ऐसा मेंटेन हो गया, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। बट उस रूम के ऊपर मैंने एक रूम और बनवा लिया, तो अब उस मकान की वैल्यू बढ़ गई, बिकॉज अब वो मकान 3 फ्लोर से 4 फ्लोर का हो गया, दैट इज कॉल्ड अपग्रेडेशन। तो एक होता है मेंटेनेंस, वैल्यू जैसी थी उसको वैसे ही मेंटेन करना, कुछ उसमें एडिशन ना होना। एक होता है इंप्रूवमेंट, वैल्यू का एडिशन होना, वैल्यू का इंप्रूवमेंट होना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब समझो, अगर मैं कोई खर्चा करता हूं मेंटेनेंस पे, चीज को वैसे ही मेंटेन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। मेंटेनेंस वाला खर्चा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। बट अगर मैंने खर्चा किया इंप्रूवमेंट पे या अपग्रेडेशन पे, चीज को इंप्रूव करने में, तो वो वाला खर्चा हम क्या बोलते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर, और अक्सर इसको इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बने हैं देखो, कि हमने एक बिल्डिंग की मेंटेनेंस पे खर्चा किया, जैसे कि हमने रीपेंट करवाया, बिल्डिंग को दोबारा पेंट करवा दिया, बिल्डिंग में जो लीकेज हो रहे थे पानी के वो ठीक करवा दिए, या बिल्डिंग में कुछ रिपेयरमेंट करवा दिया, ताकि बिल्डिंग की वैल्यू जैसी थी वैसी रहे, ताकि बिल्डिंग प्रॉपर काम कर सके।
तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। एंड याद रखना, इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स को या उस पे होने वाले खर्चे को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। ठीक है, आगे बोलता है, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस सेम है, बस मेंटेनेंस के स्थान पे आपको वर्ड क्या मिला, इंप्रूवमेंट मिला। अब एक इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि रेनोवेटिंग द इंटीरियर्स, मैंने जो मकान था सिंपल था, अब उसमें मैंने रेनोवेट करवाया, मैंने उसमें इंटीरियर ऐड करवाया, मैंने फर्नीचर लगवाया, मैंने लगवाया मॉडुलर किचन लगवाया, मैंने छत पर पीओपी करवा दी। अब उससे उस रूम की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि उस रूम में अब क्या है, फर्नीचर भी है, मॉडुलर किचन भी है, अच्छी पीओपी है, लाइटिंग वगैरह है, तो उस रूम की वैल्यू बढ़ जाएगी। दैट इज इंप्रूवमेंट। तो रेनोवेटिंग करवा दिया, या मान लो मैंने मॉडर्न फीचर ऐड करवाए, ठीक है, मैंने एक फ्लोर ऊपर ऐड करवा दिया, ये इंप्रूवमेंट है। एंड इंप्रूवमेंट जो है वो हमारे क्या होती है, फाइनल गुड्स या फिर इन्वेस्टमेंट होती है। एंड इसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। इन्वेस्टमेंट को या फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। अगला वही है, बिल्डिंग में एक फ्लोर ऐड करवाया, ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट है, ये एक प्रकार की इंप्रूवमेंट है। अगला, एक्सपेंडिचर ऑन द अपग्रेडेशन, क्या वर्ड मिला, अपग्रेडेशन करवाया, इट मींस वही इंप्रूवमेंट करवाया। सीबीएसई 2023 में आया था कि एक फर्म ने क्या करा जी, अपनी फिक्स असेट का अपग्रेडेशन किया, इसको इंप्रूव किया। क्या नेशनल इनकम में आएगा? जी हाँ, ये इंक्लूड होगा, ये शामिल होगा, क्योंकि एक प्रकार की ये क्या है जी, इन्वेस्टमेंट है। एंड इन्वेस्टमेंट को शामिल किया जाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये था इंपॉर्टेंट नोट नंबर 4। अब एक नोट आखिरी और पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट नोट नंबर 5, कुछ हेल्पफुल टिप्स की बात हो रही है, जैसे कि रॉ मटेरियल, या फिर याद रखना रॉ मटेरियल को हम लोग नॉन फैक्टर इनपुट भी बोल सकते हैं। तो बोलता है अगर हम प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल को, किसको, कच्चे माल को या फिर नॉन फैक्टर इनपुट को परचेज करते हैं या फिर यूज करते हैं, तो उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। अब कच्चा माल क्या होता है और नॉन फैक्टर इनपुट क्या होता है, दोनों में हल्का सा अंतर है। हालांकि शामिल दोनों को ही करना है, किसमें, इंटरमीडिएट गुड्स में, लेकिन हल्का सा अंतर है। कच्चा माल क्या होता है, किसी वस्तु को बनाने में जो चीज लग रही है और दिख रही है वो कच्चा माल है। एक फर्नीचर को बनाने में जो लकड़ी लगी वो लकड़ी कच्चा माल है, वो लकड़ी उसमें दिख रही है। समझ में आ गया। एक प्लास्टिक के खिलौने को बनाने के लिए उसमें प्लास्टिक लगी, वो प्लास्टिक दिख रही है, वो प्लास्टिक कच्चा माल है। लेकिन उस प्लास्टिक को शेप देने के लिए क्या लगी होगी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अब बिजली भी उस वस्तु को बनने में लगी है, लेकिन वो बिजली दिख नहीं रही है, उसको बोलूंगा नॉन फैक्टर इनपुट। समझ में आया या नहीं आया? तो याद रखना, रॉ मटेरियल जिससे वो वस्तु बनी, जो उस वस्तु में दिखा, फॉर एग्जांपल कॉटन। अब ये टी शर्ट मान लो बनी कॉटन की, तो वो इसमें समा गई, वो कॉटन इसमें लगा, तो कच्चा माल है। लकड़ी कच्चा माल है, वीट गेहूं, आटा गेहूं से बना तो गेहूं कच्चा माल है, एक्सेट्रा। ठीक है, नॉन फैक्टर इनपुट क्या होता है? अब ट्रांसपोर्ट वाला खर्चा हुआ, अब ट्रांसपोर्ट वाला खर्चा मतलब पेट्रोल वगैरह लगा, ठीक है, आपने बिजली का बिल पे किया, पेट्रोल पे, कोयले वाला खर्चा हो गया, एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा हो गया। अब ये भी वस्तु में यूज हुआ, लेकिन ये डायरेक्टली वस्तु में दिखता नहीं है, लेकिन यूज तो ये भी हुआ ना, इसको बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। समझ में आ गया? तो चाहे कच्चा माल हो, चाहे नॉन फैक्टर इनपुट हो, सभी को इंटरमीडिएट गुड्स वाली कैटेगरी में शामिल करते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। क्यों भाई? सिंगल यूज का मतलब होता है एक ही बार यूज होना। यस, ये जो कॉटन है, लकड़ी है, वीट है, कोयला है, पेट्रोल है, ये एक ही बार यूज हो पाता है, बार बार यूज नहीं हो पाता। अगर बार बार यूज होता तो वो इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में जाता। एक कार बार बार यूज होती है, एक मशीन बार बार यूज होता है, एक जमीन बार बार यूज होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में जाता। लेकिन जिस कॉटन से मैंने शर्ट बना ली, अब वो कॉटन तो खत्म हो गया ना, अब क्या वो कॉटन बार बार यूज होगा? नहीं होगा, एक बार में यूज हुआ, खत्म हो गया। लकड़ी लाया था 100 किलो, बनाया फर्नीचर, लकड़ी खत्म हो गई ना, एक ही बार में यूज हुई। 100 किलो अनाज था, गेहूं था, आटा बना लिया, 100 किलो गेहूं एक बार में यूज खत्म हो गया। ऐसे ही
बिजली का बिल है, पेट्रोल है, एक ही बार कोयला एक ही बार यूज किया खत्म हो गया, तो इनको हम इसीलिए सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। हम इसको बार बार यूज नहीं कर पाते, एक ही बार यूज कर पाते हैं एंड देन खत्म हो जाता है, एक साल के अंदर अंदर फिनिश हो जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे बोलता है एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरमीडिएट गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इतने सारे नाम बोल दिए कि इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा किया जाता है हम उसको इंटरमीडिएट कॉस्ट बोल सकते हैं, हम उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल सकते हैं, हम उसको इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्च किया तो क्या बोला, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ऐसे ही फाइनल गुड्स पे खर्च करूंगा तो क्या बोलूंगा, फाइनल एक्सपेंडिचर बोलूंगा। समझ में आ गया, ये था आपका इंपॉर्टेंट नोट नंबर 5, सम हेल्पफुल टिप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ बातें आपको याद रखनी है माइंड में, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछी जाती है। देखो, जो हमने पीछे पढ़ा वो तो सारा कवर करना ही करना है, बट कुछ बातें मैं आपको अलग से बता दूं, जो हमने पीछे पढ़ा वही सारी बातें हैं, ताकि थोड़ा माइंड में जल्दी बैठ जाए। जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, तो याद रखना, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको यूज किया एज अ रॉ मटेरियल वो इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आएगी। आपने किसी वस्तु को यूज किया किसके लिए, रीसेल करने के लिए, वो भी इसमें आएगा। आपने कोई वस्तु यूज करी जो कि आपकी एक साल से कम समय में विद इन 1 ईयर में यूज हो जाएगी, वो भी किस में आएगा, इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा मैंने बोले नॉन फैक्टर इनपुट, अल्टीमेटली ऐसा खर्चा जो कस्टमर से चार्ज करना है, वो खर्चा एक्सपेंडिचर चार्जेस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कोई खर्चा आप वसूलोगे तो वो भी आपका इंटरमीडिएट की कैटेगरी में ही आएगा। समझ में आ गया। और उसके अलावा अगर हाँ एक हिंट और, खैर यहाँ पे लिखा हुआ है वो, यहाँ पे लिखा हुआ है वो, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा मैं, हाँ जी, एक हिंट क्या लिखा है कि अगर आपको कहीं पर भी ये वर्ड मिले यूज्ड या अनसोल्ड, तो याद रखना यूज्ड या अनसोल्ड वाली वस्तुएं 1 साल से ऊपर जा चुकी होती है, हम इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का नाम देंगे। कहीं आपको वर्ड मिले यूज्ड कोल, ठीक है, सॉरी यूज नहीं गलत हो गया, अनयूज्ड और अनसोल्ड, अनयूज्ड और अनसोल्ड, इसको ठीक कर लो, यूज नहीं अनयूज्ड, कहीं पर अनयूज्ड और अनसोल्ड वर्ड मिले तो आप उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में डालेंगे। क्या बोलेंगे आप उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में डालेंगे। एग्जांपल के तौर पे आपको मिला अनयूज्ड कोयला या अनयूज्ड गुड्स, अनसोल्ड कोल, अनसोल्ड स्टॉक, ऐसे वर्ड मिले अनयूज्ड और अनसोल्ड तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में आएगा। एंड फिर आप इसको क्या बोलेंगे जी, फाइनल गुड्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये वस्तु जो होती है ये अनयूज्ड या अनसोल्ड इसीलिए है बिकॉज इसको 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया तभी तो ये अनसोल्ड रह गई, तभी तो सेल नहीं हो पाई, तभी तो अनयूज रह गई। 1 साल से ऊपर हो गया तो इन्वेस्टमेंट बन जाएगा एंड फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा अगर कहीं पर आपको वर्ड मिले कि हाउस होल्ड ने या इंडिविजुअल ने इस वस्तु को परचेस किया, तो हाउस होल्ड और इंडिविजुअल इन दोनों शब्द का मतलब होता है अल्टीमेटली कंज्यूमर। और अगर कोई वस्तु कंज्यूमर यूज करेगा तो इट मींस उसने अपने कंजम्पशन के लिए परचेज करी, और कंजम्पशन के लिए परचेज की जाने वाली वस्तु फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आती है। तो कहीं पर हाउस होल्ड वर्ड मिले या इंडिविजुअल वर्ड मिले तो आंख बंद करके उसे कंजम्पशन बोलना एंड क्या बोलना, फाइनल गुड्स। कहीं पर आपको अनयूज वर्ड मिले, अनसोल्ड वर्ड मिले, आंख बंद करके उसे क्या बोलना, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट फाइनल गुड्स। और इसके अलावा अगर कच्चा माल लिखे, रीसेल लिखे, 1 ईयर से कम दिखे या कस्टमर से चार्ज करता हुआ कुछ दिखे, एंड इसके अलावा हाँ एक बात और थी, अगर मेंटेनेंस वाला खर्चा मिले, ये 5 चीजें, तो ये सारी कैटेगरी किस में आएगी, आपकी इंटरमीडिएट गुड्स में आएगी।
तो जो भी हमने पढ़ा उसकी शॉर्ट समरी थी, इसके बेस पर आप सारे के सारे क्वेश्चन कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन लेके आता हूं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे। वीडियो लंबी हो चुकी है, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो आपकी जाएगी ये, बट हाँ, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के सारे पॉइंट, सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ, आपको क्लासिफाई करना है फाइनल गुड्स कौन सी है, या फिर क्या बोलूंगा उसको मैं, फाइनल एक्सपेंडिचर, या फिर इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी है, या फिर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। चलिए क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि स्टील शीट्स यूज फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल कार, कार बनती है तो कार को बनाने में स्टील शीट, स्टील का यूज किया, तो कार के लिए स्टील क्या है जी, कार के लिए स्टील है रॉ मटेरियल, एंड अगर रॉ मटेरियल है तो गुड्स कौन सी हो गई, वो इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी, इंटरमीडिएट गुड्स को राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते। अगला, मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर, मोबाइल डीलर ने मोबाइल खरीदा, क्यों खरीदा, आगे बेचने के लिए। मोबाइल डीलर मोबाइल खरीदेगा क्यों, आगे बेचने के लिए, इट मींस रीसेल पर्पस हो गया। और अगर पर्पस कैसा है जी, रीसेल है, तब भी क्या बन गई जाएगी, वो इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन पेपर में आपको लिखना है पूरा पूरा, आप ऐसे मत लिख के आना, पेपर में आप लिखेंगे पूरा पूरा कि मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर इज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, एंड रीसेल पर्पस की वजह से इट इज टर्म्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ओके। अगला, प्रिंटर परचेज बाय अ लॉयर, अब लॉयर ने एक प्रिंटर परचेज किया, तो लॉयर प्रिंटर बेचेगा तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, एंड प्रिंटर तो बार बार यूज करा जाएगा, 1 साल से ऊपर चलेगा, तो लॉयर के लिए जो प्रिंटर है वो एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज वो इस प्रिंटर के माध्यम से पेपर निकालता है, डॉक्यूमेंट निकालता है, केस करता है और पैसा कमाता है। तो लॉयर के लिए जो प्रिंटर है वो इन्वेस्टमेंट है, एंड इन्वेस्टमेंट की वजह से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फाइनल गुड्स। समझ में आ गया? ठीक है। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, मैंने कहा था हाउस होल्ड वर्ड मिल जाए तो आंख बंद करके, हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर यूज करेगा तो उसका पर्पस केवल क्या होगा, कंजम्पशन पर्पस होगा, एंड कंजम्पशन के लिए यूज होने वाली गुड्स कौन सी होती है, फाइनल गुड्स होती है। ठीक है, ओके। अगला, मिल्क परचेज बाय अ टी सेलर, चाय बेचने वाले ने मिल्क परचेज किया। अब चाय बेचने वाले के लिए जो मिल्क है वो दूध है बच्चों, वो होगा रॉ मटेरियल, एंड इसको फिर मैं क्या बोलूंगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ओके। ब्लैक बोर्ड यूज इन अ स्कूल, एक स्कूल ने ब्लैक बोर्ड खरीदा। अब ब्लैक बोर्ड, स्कूल क्या है, प्रोड्यूसर है। अब ब्लैक बोर्ड जो स्कूल ने खरीदा वो कच्चा माल तो नहीं है, और ब्लैक बोर्ड तो इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज ब्लैक बोर्ड तो 1 साल से ऊपर चलता है स्कूलों के अंदर। तो ब्लैक बोर्ड जो स्कूल ने परचेज किया वो स्कूल वालों के लिए एक प्रकार की बच्चों क्या है जी, इन्वेस्टमेंट है, एंड इन्वेस्टमेंट होने की वजह से वो गुड्स कौन सी बन जाएगी जी, फाइनल गुड्स बन जाएगी। चॉक एंड डस्टर यूज इन ए स्कूल, अगेन स्कूल एक प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर कुछ परचेज करेगा तो आपको चेक करना है वो कच्चा माल है 1 साल से कम है, या इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा है। अब स्कूल ने चॉक एंड डस्टर यूज किया, ये तो आपके 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। इसका रीजन क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा कंप्लीटली यूज्ड अप विद इन सेम ईयर, कि चॉक एंड डस्टर तो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, एंड जो वस्तु 1 साल में सेम ईयर में खत्म हो जाती है उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ गया? ब्लैक बोर्ड तो 1 साल से ऊपर चलेगा तो इन्वेस्टमेंट है, चॉक एंड डस्टर 1 साल से कम चलेगी तो इंटरमीडिएट गुड्स है। कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने, प्रोड्यूसर ने कोयला परचेज किया। अब कोयला भी 1 साल से ऊपर नहीं चलता, कोयला भी 1 साल में खत्म हो जाता है, सेम कंप्लीटली यूज्ड अप विद इन द सेम ईयर, इसको भी क्या बोलूंगा, इंटरमीडिएट गुड्स। सेम रीजन। परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप, एक परचून की दुकान ने राइस खरीदे, क्यों खरीदे, खाने के लिए नहीं, ग्रोसरी शॉप ने परचेज किए होंगे आगे रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए, और रीसेल करने के लिए कुछ खरीदा, तब भी क्या बोलूंगा उसको, इंटरमीडिएट गुड्स। अगला, परचेज ऑफ कैमरा बाय अ फोटो स्टूडियो, एक फोटो स्टूडियो ने कैमरा परचेज किया, कैमरा उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो गई, बिकॉज कैमरा के माध्यम से
वो फोटो खींचेगा, पैसा कमाएगा। और कैमरा आपको पता है 1 साल से ऊपर चलेगा, इन्वेस्टमेंट हो गई। और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हो गई तो क्या बोलूंगा उसको मैं, फाइनल गुड्स। अगला, परचेज ऑफ लैपटॉप बाय स्कूल टीचर्स फॉर टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस। स्कूल के टीचर्स ने लैपटॉप खरीदा। लैपटॉप क्या हो गई जी स्कूल वालों के लिए, इन्वेस्टमेंट हो गई। 1 साल से ऊपर चलेगा लैपटॉप तो उससे पैसा कमाएंगे, इन्वेस्टमेंट हो गई। और इन्वेस्टमेंट हो गई तो गुड्स कौन सी हो गई है, ये हो गई आपकी फाइनल गुड्स। ठीक है। कार परचेज बाय ओला कंपनी। ओला कंपनी ने कार परचेज करी। ओला कंपनी के लिए कार क्या है, अब याद रखो, ओला कंपनी कार बेचती नहीं है, वो कार को यूज करती है टैक्सी ड्राइविंग करवाने के लिए। तो ओला कंपनी के लिए जो कार है वो इन्वेस्टमेंट है। ओला कंपनी अगर कार रीसेल करती, आगे बेचती, तो वो इंटरमीडिएट बन जाता। बट ओला कंपनी कार बेचती नहीं है, इतना ज्ञान होना चाहिए। ओला कंपनी एज अ टैक्सी यूज करती है। तो ओला कंपनी के लिए कार क्या हो गई जी, कार हो गई इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो गुड्स कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी फाइनल गुड्स। एक तो और क्वेश्चंस हैं, वीडियो पॉज करो और एक बार इन क्वेश्चन का अपने आप आंसर करो और फिर मैच करना। हाँ जी, कर आप लोगों ने, आइए चेक करते हैं। वेजिटेबल परचेज बाय डोमिनोज प्राइवेट लिमिटेड। डोमिनोज कंपनी ने अपने पिज्जा के लिए वेजिटेबल परचेज करी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रॉ मटेरियल, सब्जी, रॉ मटेरियल क्या हो गई आपकी, ये इंटरमीडिएट गुड्स। अगला, जिम इक्विपमेंट परचेज करे एक बॉडी बिल्डर ने अपने पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज मतलब कंजम्पशन के लिए, और कंजम्पशन के लिए यूज किया तो क्या बन गया, ये फाइनल गुड्स। पर्सनल यूज भाई, वो बेचेगा नहीं, वो अपने खुद की बॉडी बनाएगा, ऐसे वो बॉडी खुद की बनाएगा, तो क्या बन जाएगा वो फाइनल गुड्स। जिम इक्विपमेंट परचेज किए जिम के मालिक ने। अब जिम के मालिक ने परचेज किए तो अपने जिम के मेंबर के लिए परचेज किए, पैसा कमाने के लिए परचेज किए। और जिम इक्विपमेंट तो सालों साल चलते हैं, तो ये क्या हो गई, ये जिम के मालिक की तरफ से एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो गई। और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा फाइनल गुड्स। आगे बोलता है, जिम इक्विपमेंट परचेज किए एक स्पोर्ट्स शॉप ने। अब स्पोर्ट्स शॉप ने परचेज किए तो वो आगे बेचेगा। स्पोर्ट्स शॉप जिम इक्विपमेंट लाएगा आगे बेचने के लिए, ये रीसेल पर्पस हो गया। और अगर इसको वापस बेचा जाएगा, रीसेल किया जाएगा, तो गुड्स कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी इंटरमीडिएट गुड्स। उसके बाद रॉ आयरन परचेज बाय अ फैक्ट्री फॉर मेकिंग जिम इक्विपमेंट। अब एक फैक्ट्री है जो कच्चा लोहा खरीदती है, उसको शेप देगी एंड उसको शेप देके जिम के इक्विपमेंट बनाएगी। अब उस फैक्ट्री के लिए कच्चा लोहा क्या हो गया, रॉ मटेरियल, उससे वो जिम के इक्विपमेंट बनाएगा, आगे बेचेगा। एंड कच्चा माल क्या होता है जी, इंटरमीडिएट गुड्स होता है। ओके, पेट्रोल परचेज बाय अ फर्म फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। आपको पता है एक वो होता है बिजली का जनरेटर जिसमें पेट्रोल डलता है, तो पेट्रोल परचेज किया इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के लिए। तो पेट्रोल क्या है, अब देखो फर्म ने परचेज किया, फर्म प्रोड्यूसर है, अब प्रोड्यूसर ने परचेज किया पेट्रोल जो 1 साल में खत्म हो जाएगा। तो कंप्लीटली यूज्ड अप विद इन द सेम, वही लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, कंप्लीटली यूज्ड अप विद इन द सेम ईयर, और 1 साल में खत्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन अगर एक पेट्रोल परचेज किया टूर एंड ट्रैवल के बस ड्राइवर ने, वो टूर एंड ट्रैवल करवाता है, लोगों को घुमाता है, तो ये भी प्रोड्यूसर ही हो गया, ये भी क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। एंड प्रोड्यूसर ने पेट्रोल लिया एंड 1 साल में खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली यूज्ड अप विद इन द सेम ईयर, सेम लाइन यहां पर भी आएगी, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेकिन एक पेट्रोल परचेज किया इंडिविजुअल ने, मतलब कंज्यूमर ने, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए। अब लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए गर्लफ्रेंड के साथ पेट्रोल यूज किया, ये उसका पर्सनल पर्पस हो गया, ये उसका कंजम्पशन पर्पस हो गया। और अगर पर्पस कंजम्पशन है तो इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं फाइनल गुड्स। समझ में आ रहा है, पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, बट पर्पस अलग है जिसकी वजह से गुड्स की कैटेगरी अलग है। अगला, फोटोकॉपी मशीन परचेज बाय अ स्कूल। एक स्कूल ने फोटोकॉपी मशीन परचेज करी, तो स्कूल के लिए फोटोकॉपी मशीन एक इन्वेस्टमेंट है, सालों साल चलेगी। और क्योंकि ये स्कूल के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ये गुड्स कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी फाइनल गुड्स। इसके अलावा परचेज ऑफ हाउसेस
एंड बिल्डिंग बाय प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर ने मकान खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, क्यों खरीदता है जी? आगे रीसेल करने के लिए। तो प्रॉपर्टी डीलर द्वारा खरीदे गए मकान, बिल्डिंग रीसेल पर्पस होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। उसके अलावा परचेज ऑफ इंक फॉर प्रिंटर बाय अ हाउसहोल्ड, एक हाउसहोल्ड ने इंक परचेज करी अपने प्रिंटर के लिए। अब इंक जो है, अब देखो इंक विंक छोड़ो, क्या लिखा है जी? हाउसहोल्ड। अब हाउसहोल्ड मतलब कंज्यूमर, तो पर्पस क्या हो गया जी? हाउसहोल्ड वर्ड देखते ही कंजम्पशन पर्पस सामने आ गया, एंड पर्पस कंजम्पशन है, तो गुड्स कौन सी हो गई? ये फाइनल गुड्स हो गई। परचेज ऑफ 2 मूवी टिकट बाय एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आ गया, वंस अगेन क्या हो गया? अपने खुद के मजे के टिकट खरीदी, कंजम्पशन पर्पस, फाइनल गुड्स हो गया। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ कोल, अब वर्ड क्या मिल गया? अनसोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड। और मैंने आपसे बोला अनसोल्ड वर्ड मिले, आंखें बंद करो, क्या बोलो? इसको बोलूंगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट फाइनल गुड्स। तो अनसोल्ड स्टॉक ऑफ कोयला, कोल्ड स्टॉक ऑफ कोल, अब अनसोल्ड हो गया। और आपको पता है अनसोल्ड मतलब 1 साल से ऊपर हो गया, सेल नहीं कर पाए, और जो वस्तु 1 साल से ऊपर हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, गुड्स कौन सी बन जाएगी जी? फाइनल गुड्स बन जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय अ हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड माने कौन? कंज्यूमर। भाई मैं कंज्यूमर हूं, मैंने बिजली का बिल पे किया, मैं घर में टीवी देखता हूं, मैं घर में चलाता हूं एसी, पर्सनल पर्पस का मैंने बिजली का बिल पे किया, लिखा है वर्ड हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड वर्ड देखते ही माइंड में क्या आएगा जी? कंजम्पशन वाला पर्पस है, एंड कंजम्पशन वाला पर्पस है, तो गुड्स कौन सी हो गई जी? ये हो गई फाइनल गुड्स। उसके बाद आखिरी, कॉमोडिटीज यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पर भी लिख लेना। किसी भी रिसर्च में यूज होने वाली चीजें, किसी भी रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च, कोई भी रिसर्च हो, अगर ये वर्ड मिले, किसी भी रिसर्च में यूज होने वाली चीजें को आप हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में शामिल करेंगे, हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में शामिल करेंगे। समझ में आ गया? ओके, तो 27 पॉइंट हमने क्वेश्चन देखे, 12 यहां पे, 27 यहां पे, एंड होपफुली आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा फाइनल गुड्स कौन सी है एंड इंटरमीडिएट कौन सी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ एमसीक्यूज। ठीक है जी, ओके, चलिए जी, सबसे पहला एमसीक्यू सॉरी, गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। बताओ भाई, फाइनल गुड्स का पर्पस क्या होता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, यस। जब हम गुड्स का कंजम्पशन करते हैं तो उससे हमें क्या होती है जी? हमारी वांट सेटिस्फाई होती है, सही है। और फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, ये भी सही है। सो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इफ टी लीव्स आर यूज्ड इन अ रेस्टोरेंट फॉर टी ब्रूइंग, अगर चाय की पत्ती का यूज करते हैं चाय बनाने के लिए, तो चाय को तो मार्केट में सोल्ड कर देते हैं कस्टमर को, बट उस चाय को बनाने के लिए जो चाय की पत्ती का यूज किया गया वो कौन सी गुड्स है? अब वो चाय मैं मार्केट में बेच रहा हूं तो मैं प्रोड्यूसर हो गया, और अगर कोई प्रोड्यूसर चाय की पत्ती का यूज कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, चाय बनाने के लिए, तो उसको बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात समझना, अगर एक कंज्यूमर दुकान से चाय की पत्ती लाता है चाय बनाने के लिए एंड खुद के पर्सनल यूज के लिए, चाय पीने के लिए, तो अब आप उस चाय की पत्ती को रॉ मटेरियल नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो कंज्यूमर यूज कर रहा है अपने खुद के पर्सनल पर्पस के लिए। एंड अगर कोई गुड्स खुद के पर्सनल पर्पस के लिए यूज की जाए तो आप उसको ऑलवेज फाइनल गुड्स ही कंसीडर करेंगे। मैं शॉप से कच्चे चावल लेके आया, घर पे चावल बनाऊंगा, नेटफ्लिक्स लगाऊंगा एंड चावल खाऊंगा, तो वो जो राइस मैं लेके आया, आपको लग रहा होगा कि वो राइस तो रॉ मटेरियल है, नहीं नहीं, कंज्यूमर के लिए उसको फाइनल गुड्स ही माना जाएगा। रॉ मटेरियल तब माना जाता अगर मैं उस चावल को बना के आगे बेचता। याद रखना, रॉ मटेरियल हम तभी मानेंगे जब उसको प्रोड्यूसर खरीदेगा आगे बेचने के लिए। अगर कंज्यूमर कुछ भी वस्तु खरीदता है तो उसको रॉ मटेरियल नहीं बोला जाता। रॉ मटेरियल शब्द केवल तभी यूज होगा जब प्रोड्यूसर उसको परचेस करेगा। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3,
कौन सी गुड्स इनमें से इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है? तो बोलता है एक फर्म ने अपने खुद के यूज के लिए फर्नीचर का यूज परचेज किया। जब फर्म अपने खुद के लिए फर्नीचर परचेज कर रही है तो ये क्या हो गई? ये हो गई फर्म की इन्वेस्टमेंट, जिसको बोला जाएगा फाइनल गुड्स। क्योंकि फर्म खुद के लिए मतलब अपनी कंपनी के लिए फर्नीचर परचेज कर रही है, फर्म उसको आगे बेचेगी नहीं, फर्म केवल खुद अपनी कंपनी में लगाएगी फर्नीचर। तो फर्म के लिए क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट हो गई, फाइनल गुड्स। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस बाय फर्म, लेकिन याद करो मेंटेनेंस वाला खर्चा हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहलाता है, हमने जस्ट पढ़ा है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। लेकिन बाकी देख लो, एक फर्म ने खुद के लिए ट्रैक्टर परचेज किया, तो ट्रैक्टर क्या होती है? एक फर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये भी क्या हो गई? फाइनल गुड्स। उसके बाद एक हाउसहोल्ड ने मशीन परचेज करी, हाउसहोल्ड माने कंज्यूमर, तो आपका ये कंजम्पशन वाला खर्चा हो गया, दैट इज योर फाइनल गुड्स। तो बताओ ऑप्शन बी इज योर इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वंस अगेन एक क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है? वंस अगेन इंटरमीडिएट गुड्स। एक कंज्यूमर ने दाल खरीदी, कंज्यूमर की बात हो गई, दैट इज योर फाइनल गुड्स। एक फर्म ने मशीन परचेज करी, मशीन फर्म की इन्वेस्टमेंट है, ये भी क्या हो गई? फाइनल गुड्स। एक फ्लोर मिल ने गेहूं का यूज किया, चक्की पीसने, जो आटे की चक्की होती है, तो चक्की वालों ने आटा पीसने के लिए अनाज खरीदा। अब चक्की वाले जो आटा पीसेंगे उसको आगे बेचेंगे, रीसेल पर्पस हो गया। चक्की वालों के लिए आटा वैसे भी एक प्रकार का रॉ मटेरियल है, बिकॉज वो उसको आगे बना के बेचेगा, तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। हाउसहोल्ड, एक परिवार ने वीट यूज किया, अब वर्ड मिल गया हाउसहोल्ड, तो अपने आप में क्या बन गया? ये फाइनल गुड्स। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। द पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल विच गेट यूज्ड अप इज कैटेगराइज्ड एज। रॉ मटेरियल का वो हिस्सा जो पूरा यूज्ड अप हो चुका है, मतलब पूरा का पूरा खर्च हो चुका है, उसे क्या बोलेंगे? एंड द पार्ट विच डज नॉट गेट यूज्ड अप, और वो हिस्सा जो पूरा खर्च नहीं हुआ। पूरा खर्च नहीं हुआ इट मींस क्या? कुछ हिस्सा अनयूज्ड या अनसोल्ड रह गया, जो नेक्स्ट ईयर चला गया। तो जो पूरा का पूरा एक साल में खर्च हो गया उसको तो बोलूंगा इंटरमीडिएट गुड्स, और जो पूरा खर्च नहीं हो पाया, आगे चला गया नेक्स्ट ईयर, उसको बोलूंगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। याद करो, तो ऑप्शन देखते हैं। तो पहले में आएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये लो जी केवल यहीं पे है, यहां भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन ए इज द आंसर। बट बी भी चेक करो, इन्वेंट्री, तो हाँ यहाँ पे इन्वेंट्री आना था और वहां पे इंटरमीडिएट गुड्स आना था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ओके क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। सीबीएसई के सैंपल पेपर 2023 में ये क्वेश्चन बन चुका है। चलो भाई देखो क्या बोलता है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च बाय अ फर्म इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ट्रू। अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि साइंटिफिक रिसर्च पे होने वाले खर्चे को इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। ठीक है। स्टेटमेंट 2, एक्सपेंडिचर बाय अ फर्म ऑन पेमेंट ऑफ फीस टू अ सीए। एक सीए को फर्म ने फीस पे करी, मैंने बता रखा है सीए को फीस पे करी, लॉयर को फीस पे करी फर्म ने, तो फर्म अपनी जेब से पे नहीं करेगी, वो कस्टमर से वसूली जाएगी, कस्टमर से चार्ज की जाएगी, तो वो इंटरमीडिएट खर्चा होता है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? फाइनल एक्सपेंडिचर। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई जी? ये हो गई फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी या फिर नेशनल इनकम, वेयर एज एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड। ट्रू है, सही बात है। इंटरमीडिएट वाला खर्चा जीडीपी में, नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता, जबकि इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा शामिल होता है। यस, इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा इट मीन फाइनल गुड्स, एंड फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में, जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब इसका रीजन क्यों? इन्वेस्टमेंट गुड्स रिमेन्स विद इन द फर्म। इन्वेस्टमेंट गुड्स फर्म के पास रहती है, उसका बार बार यूज करते हैं, जबकि
इंटरमीडिएट गुड्स आर कंज्यूम इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है वो पूरी की पूरी एक साल में कंज्यूम हो जाती है, वो बचती नहीं है। मशीन है वो बार बार यूज होगी, आगे तक चलेगी, जबकि जो हमारी रॉ मटेरियल है वो एक ही बार में पूरा का पूरा कंज्यूम्ड हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। यस, स्टेटमेंट दोनों ट्रू है। एंड इसी वजह से कि जो मेरे पास बच रहा है उसको मैं राष्ट्रीय आय में शामिल कर रहा हूं, जो चीज मेरे पास बची ही नहीं है उसको नेशनल इनकम में शामिल कैसे करूंगा मैं? तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है स्टील शीट का यूज करते हैं तार बनाने के लिए, या फिर कॉपर का यूज किया मेकिंग यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए। तो स्टील शीट है या फिर कॉपर है, तार के लिए स्टील हो गई, बर्तन के लिए कॉपर हो गया, हम इनको सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आपको पता होगा कि ये जो स्टील शीट है या फिर जो बर्तन है ये एज अ रॉ मटेरियल काम कर रहे हैं, एंड रॉ मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स, एंड उसी का एक नाम और क्या होता है जी? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। अब रीजन, दे आर परचेज विद द पर्पस ऑफ यूजिंग दैम कंप्लीटली ड्यूरिंग द सेम ईयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील गिट्स यूटेंसिल्स। हम इसको सिंगल यूज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको खरीदते हैं और कंप्लीटली हम इसका यूज कर लेते हैं उसी सेम ईयर में, हम इसको नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं बेचते हैं। ठीक है, अगर स्टील गेट्स बनाने हैं, बर्तन बनाने हैं, तो मैं स्टील शीट का और इस कॉपर का पूरा पूरा उसी साल यूज कर लूंगा। ठीक है, इसीलिए इसको सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल यूज एक ही बार यूज होती है, ये बार बार यूज नहीं हो पाती, ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर नहीं हो पाती, एक ही बार के यूज में खत्म हो जाती है। तो यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। एंड वंस अगेन ये रीजन अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 9, मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर आर फाइनल प्रोडक्ट। मोबाइल डीलर ने मोबाइल सेट परचेज किया, ये फाइनल गुड्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मोबाइल डीलर परचेज करता है मोबाइल सेट को तो उसका पर्पस होता है रीसेल, एंड रीसेल के लिए अगर हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। आगे बोलता है बिकॉज दीज आर परचेज फॉर रीसेल। ये आपका जो रीजन है ये अपने आप में ट्रू है कि मोबाइल सेट हम खरीदते हैं रीसेल करने के लिए, रीजन अपने आप में ट्रू है, लेकिन असर्शन फॉल्स। यहाँ पे क्या आना चाहिए? फाइनल प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए इंटरमीडिएट गुड्स। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज द आंसर। और उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एस्टीमेट। इंटरमीडिएट गुड्स को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं? फॉल्स, गलत, हम शामिल नहीं करते। इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट गुड्स सेपरेटली विल ओवर एस्टिमेट द नेशनल इनकम। यह बोलता है अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को अलग से शामिल करेंगे तो नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेट हो जाएगी, इसका जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा बैठ जाएगी। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। भाई देखो, जो वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स होती है वो आगे जाकर क्या बनती है? फाइनल गुड्स बनती है। मैं 100 रुपए का लाया था रॉ मटेरियल, इससे मैंने शर्ट बनाई और उस शर्ट को मैंने 300 रुपए में मार्केट में बेचा। अब आप खुद बताओ, इस 300 रुपए की जो शर्ट मार्केट में बेचूंगा, उस 300 रुपए की शर्ट में 100 रुपए का जो मैं कपड़ा लाया था वो भी तो उस 300 में शामिल है ना। तो उस 300 में 100 रुपए का कपड़ा ऑलरेडी शामिल है, तो है नहीं। मैं उसको ऐसे बेचूंगा 300 रुपए की शर्ट 100 रुपए का कपड़ा, ऐसे नहीं होता। जो 300 रुपए, फॉर एग्जाम्पल मैं ये टी शर्ट लाया मान लो 500 रुपए की, अब जिस व्यक्ति से 500 रुपए को मैंने उसको 500 रुपए दिए, तो उस मैंने 500 में इस कपड़े का दाम, इस कच्चे माल का दाम भी दिया है ना मैंने उसको। तो फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी शामिल होती है। इस 300 रुपए की शर्ट में 100 रुपए जो कपड़ा था उसकी वैल्यू ऑलरेडी शामिल है। कैसे शामिल है? 100 रुपए का कपड़ा और 200 रुपए की मान लो सिलाई हो गई, जिसकी वजह से इस शर्ट की वैल्यू 300 बनी। अब नेशनल इनकम में मैं केवल 300 शामिल करूंगा, ये 100 रुपए शामिल नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज 100 रुपए ऑलरेडी 300 में इंक्लूडेड है, तो 100 रुपए को अलग से शामिल करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर मैं ये भी शामिल करता हूं 300 रुपए और ये भी शामिल करता हूं 100 रुपए, तो कुल मिला के मैंने 400 रुपए शामिल कर दिए, जो कि गलत है।
मैंने इस 100 रुपए को 2 बार शामिल कर लिया, एक बार यहां शामिल कर लिया, ये रहे, और इस 300 रुपए के अंदर भी 100 रुपए शामिल है, एक बार यहां शामिल कर लिया, तो मैंने 2 बार शामिल कर लिया ना, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। तो यस, इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते, बिकॉज ये आगे जाकर क्या बनती है, फाइनल, इसको तब शामिल किया जाता है, तो इसको अलग से शामिल करने की नीड नहीं है। अलग से शामिल करूंगा तो ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा, वैल्यू जो है मेरी ज्यादा निकल के आएगी, जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। यहां पे हमने आज लगभग 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बनी, बट इस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से कवर अप कर लिया फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। जितने भी सारे के सारे इसके टॉपिक बन सकते थे मैंने सारे कवर कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर अप किए। इसके अलावा फाइनल और इंटरमीडिएट में कुछ नहीं पूछेगा। फाइनल और इंटरमीडिएट का क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में आ जाता है। कैसे आता है, आपको 3 स्टेटमेंट दे देगा एंड बोलेगा विद रीजन बताइए कौन सी फाइनल है एंड कौन सी इंटरमीडिएट है, एंड एक स्टेटमेंट 2 नंबर की होगी, एक बताने का कि कौन सा फाइनल कौन सा इंटरमीडिएट, एंड 1 नंबर उसके रीजन का। तो 6 नंबर तक के इसके क्वेश्चन पेपर में देखे जा चुके हैं। तो होपफुली टॉपिक अच्छे से कवर अप हो गया होगा। अब बची हुई टाइप्स ऑफ गुड्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।